हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आज हम एक नया सेट लेके आए हैं आप सभी के लिए, और वो सेट है आपका रोशन आनंद सर के द्वारा, जिसे आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नाम से जिस सेंटर को जानते हैं, उसी संस्थान के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है बीएसएससी के लिए। और ये प्रैक्टिस सेट आपका पेड वाले बैच के लिए है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आज हम देखेंगे और टोटल आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेगा। और इस 150 प्रश्न का आप लोग सेट ज़रूर लगाएं। देखिए, पीडीएफ तो हम नहीं दे पाएंगे इसका, लेकिन आप लोग बस इसका सेट आप यूट्यूब के माध्यम से लगा सकते हैं और अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपने कितना सही किया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट को, और ये हमारा पहला सेट होगा। धीरे धीरे करके हम सारे सेट को आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका साइंस से क्वेश्चन है कि फ्लाई एस का मुख्य उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो फ्लाई एस का मुख्य उत्सर्जन जो होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोयला आधारित ताप विद्युत गृह से। फ्लाई एस का मुख्य उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो कोयला पे जो आधारित होता है ताप विद्युत गृह, उसी से फ्लाई एस का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। तो जब नॉर्मल ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन का जब मिलाया जाता है, तो उसका जो मिश्रण बनता है, उस मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण है, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, संवहन। आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण किया जाता है, उसे संवहन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। दो जातियों जिनमें दोनों साथी एक दूसरे को लाभकारी होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं। तो जब कोई दो जाति होंगे जो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, उसे क्या कहा जाता है, सहजीविता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में इसे सिम्बायोसिस कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। मैलेइक अम्ल तथा फ्यूरिक अम्ल कौन सा समावेता को प्रदर्शित करता है। तो मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल कौन सा समयावता को प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यामितिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल जो है, ये ज्यामितिक समयावता को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करे समय परिवर्तित हो जाता है। तो किसी प्रोटॉन का निम्नांकित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करे समय परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेग। संवेग जो है ये मुक्त हो जाता है परिवर्तित गति के समय। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। तो एक ही प्रजाति के बीच में जो आपस में प्रजनन होता है, उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। सिलिकॉन में थोड़ा फास्फोरस मिलाने पर मिलता है। तो सिलिकॉन में अगर थोड़ा सा फास्फोरस मिला दिया जाए तो क्या मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है सिलिकॉन में थोड़ा फास्फोरस मिलाने पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि जब सूर्य छिपने लगता है तो वो दीर्घवृत्तीय इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के जो अपवर्तन का प्रभाव पड़ जाता है, इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सूर्य जो है वो दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। 10 नंबर प्रश्न देखिए। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार है। तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है, आप सभी को पता होगा। इसमें एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है और थाइमिन होता है। आरएनए में आपका यूरासिल होता है, ठीक है। तो ये आरएन पहले तो यूरासिल वाला ऐसे ही 2 ऑप्शन आपका छट जाएगा, ठीक है। फिर बाकी आप ये याद रख लीजिएगा, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 11 नंबर प्रश्न देखिए। प्रयोगशाला उपकरण, फार्मास्यूटिकल पात्रों आदि का निर्माण किस कांच से किया जाता है। तो प्रयोगशाला वगैरह में जो कांच का उपयोग किया जाता है,
वो कौन सा कांच होता है? तो इस प्रश्न का आंसर है पायरेक्स कांच होता है। प्रश्न नंबर 12, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि किस गुण को दर्शाता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं इसका कारण क्या था। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुनाद। इसका कारण था अनुनाद। जब वो गाता था तो खिड़की के कांच का जो कांच था वो टूट जाया करता था। वो किसके कारण? तो ध्वनि के अनुनाद के कारण। अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए, किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? तो हाशीमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। कौन सी रोग को? हाशीमोटो रोग को। अगला प्रश्न 14 नंबर, ब्रिटेनिया मेटल धातु है। ब्रिटेनिया मेटल धातु है, कैसी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एंटीमनी, तांबा और टीन का मिश्र धातु है ब्रिटेनिया मेटल। प्रश्न नंबर 15 को देखिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? तो जब जहाँ पे पानी का जमाव होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के तेल को छिड़काव कर देते हैं, तो उससे मच्छर जो है वो नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। उसका जो लार्वा होता है सांस में बाधा डालता है, इसीलिए। तो 15 का ऑप्शन सी हो गया। अगला देखिए 16 नंबर, मानव के शरीर में किडनी कहाँ स्थित होता है? तो मानव के शरीर में जो किडनी होता है ये कहाँ स्थित होता है? तो ये वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल पर कौशरुकी दंड के दोनों ओर मानव के शरीर में किडनी स्थित होता है। प्रश्न नंबर 17 को देखिए, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है। तो क्रायोलाइट का एक बार फॉर्मूला भी देख लीजिए, Na3AIF6। तो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है ताकि एल्यूमिना का गलनांक घटने के लिए, किसके लिए? एल्यूमिना का गलनांक जो है वो घटने के लिए इसे मिलाया जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कोणीय संवेग इसके बराबर है। तो कोणीय संवेग जो है वो किसके बराबर होगा? तो जड़त्व आघूर्णन इंटू कोणीय वेग के बराबर होगा कोणीय संवेग। इसका फॉर्मूला होता है कोणीय आघूर्णन इंटू कोणीय वेग। प्रश्न नंबर 19, मूल दाब अत्यधिक तब होता है जब? मूल दाब अत्यधिक कब होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पसर्जन बहुत कम हो और अपशोषण बहुत अधिक हो तब। मूल दाब अत्यधिक तब होगा जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो और अवशोषण बहुत अधिक हो। तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोरेनर के त्रियक नियम का पालन करता है? तो डोरेनर के जो त्रियक नियम का पालन करता है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम, स्ट्रेसेजियम और वेरियम। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो जब भारहीनता होता है तो उसमें मोमबत्ती का जो ज्वाला होगा वो कैसा रहेगा? अधिक लंबा हो जाएगा, अधिक छोटा हो जाएगा, अधिक गोलाकार होगा या फिर वही रहेगा? तो जब भारहीनता की अवस्था होती है तो मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उसका आकार सेम ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, क्यों? तो पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि वो जो है पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु करते हैं इसीलिए। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, गैसों के विशरण नियम का उपयोग होता है। तो गैसों के विशरण के नियम का जो उपयोग होता है वो किसके लिए? इन सभी के लिए, समस्थानिक को अलग करने के लिए, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में और गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए गैसों के विशरण का नियम का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 24 को देखिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का जो पहला नियम है वो लागू होता है जब किसी कालीन की सफाई के लिए हम उसे छड़ी से पीटते हैं तो उसमें से क्या धूल उड़ता है, तो वो गति का फर्स्ट नियम होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विटामिन B6,
धान की चोकर सही है, पाया जाता है। विटामिन B2 कॉड यकृत लीवर, ये जो है आपका ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी ये सही नहीं है, ठीक है, 25 का ये सही नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, यही युग्म जो है आपका सही नहीं है। विटामिन डी में कॉड लीवर होता है, तो ये आपका गलत है। विटामिन ई गेहूं के अंकुर तेल सही है। विटामिन के अल्फा ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है, सही नहीं है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की प्रणाली की इकाई क्या थी? तो जब हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की जो प्रणाली थी ना, वो 16 के गुणक था। क्या? 16 के गुणक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 27 नंबर देखिए, मिलान करें। तो इसमें जो मिलान करना है, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। सबसे पहले मिलान कर लेते हैं 27 का। तो इसका 1 सीता का क्या हो जाएगा? तो सीता का आपका हो जाएगा हल्की बनी नलियाँ, बिल्कुल करेक्ट है। अनस का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बैलगाड़ी। अबल का हो जाएगा आपका कूप, और विषज का हो जाएगा वैद्य। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी बिल्कुल करेक्ट है। 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4। प्रश्न नंबर 28 देखिए, कौशाम्बी राजधानी किस महाजनपद की थी? तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। किसकी? वत्स महाजनपद था, उसकी राजधानी कौन थी? कौशाम्बी। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? तो मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेराक्लीज के नाम से। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया था। 30 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो मिलिंदोपन और नागसेन की रचना है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। चरक संहिता चरक का है। और महाभाष्य ये वत्स्यायन, ये जो है ना आपका वो गलत दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन इसमें से केवल 4 हो जाएगा, क्योंकि महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है ना, पतंजलि की है। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का जो नीरो है वो कहा जाता है हर्ष को। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? हर्ष को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, इनमें से कौन चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी? तो चोल की जो समुद्र तटीय राजधानी थी वो था आपका पुहार। चोलों का समुद्र तटीय राजधानी कौन था? पुहार था। प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं, किसने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, मिलान करे दिया हुआ है। एक तरफ वंश का नाम है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी हुई है और इसे मिलाना है। तो चलिए इसे देखते हैं। 34 नंबर, सबसे पहले कह रहा है काकातीय। तो सबसे पहले एक बार इसे मिला लेते हैं, इसका आंसर करेंगे। तो देखिए, काकातीय किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्रांगल। काकातीय की राजधानी कहाँ थी? ब्रांगल थी। उसके बाद है होयसेल का द्वार समुद्रम। यादव वंश का कहाँ था? तो यादव वंश का आपका हो जाएगा देवगिरी। और पांड्य की राजधानी थी कोरकई या फिर मुंद्रा जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कवि का नाम है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दिया हुआ है और इसे मिलाना है। मुल्ला दाऊद, चदायन, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी दामोदर कवि पद्मावती कथा के रचयिता हैं। खुसरो तारीख ए मुबारक शाही के हैं और इब्न बतूता की रेहला है। तो मुल्ला दाऊद ये आपका जो होगा करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 36 नंबर प्रश्न देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। तो मध्यकाल में जो बटाई शब्द था इसका अर्थ था कि लगान निर्धारण का तरीका। लगान निर्धारण का तरीका क्या था? बटाई शब्द था। गौड़ में सोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो गौड़ में सोना मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था हुसैन शाह ने, हुसैन शाह कहते हैं इसमें, ये नुसरत शाह ने। गौड़ में सोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नुसरत शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है कि इस समय दास प्रथा प्रचलित थी, शतरंज और पासा इस समय का लोकप्रिय खेल थे और महानवमी पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में बलि दी जाती थी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 ही सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है,
क्योंकि जो इसका जो वंश था, विजयनगर साम्राज्य जो था, उस समय दास प्रथा प्रचलित थी और शतरंज के लिए शतरंज और पासा उस समय का लोकप्रिय खेल था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 39 नंबर देखिए, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दिल्ली को। ऑप्शन नंबर डी। जब 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। और जब इसने केंद्रों में सबसे पहले अगर अंग्रेजों ने पुनः किसी को अधिकृत किया था तो वो आपका दिल्ली था। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल जो था, ये अपना नाम 1920 में बदलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग रख लिया था। तो 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 41 नंबर देखिए, द्वितीय दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में आयोजन किया गया था? तो द्वितीय दिल्ली दरबार जो था, ये जो हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आयोजन किया गया था। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय हैं जो कांग्रेस के संबंध कभी नहीं रखे? तो ऑप्शन देखते हैं। जो कांग्रेस एक भारतीय तो थे लेकिन कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, तो वो जो आपके हो जाएंगे इसमें से वो हो जाएंगे सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद जो थे ये कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े थे। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है कि परमहंस मंडली संस्था के संस्थापक कौन थे? तो परमहंस मंडली संस्था के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख थे। गोपाल हरि देशमुख के संस्था का नाम परमहंस मंडली था। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये भी आपका करेक्ट है। और ये करेक्ट नहीं है, एक मिनट देखते हैं, एक मिनट। तो दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी। और तीसरा ऑप्शन है आपका कि राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इसमें जो है वो करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से आपका जो है वो सही देखना है, तो 2 और 3 सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस विचार पर किया? तो कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासंघ पर। किस पे? महासंघ पे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। कैबिनेट मिशन जो था वो प्लान महासंघ पर विचार किया था भारत के लिए। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, बलुआई मिट्टी है, मृदिका है, गाद है, इस सभी में आपको ना क्या करना है कि जल धारण क्षमता का कितना जल को अपने अंदर वो सोख सकता है, इसकी क्षमता के हिसाब से इसे घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा मृतिका, गाद और बालू, ये इसका करेक्ट आंसर क्रम दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपका जलप्रपात दिया हुआ है और दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है और इसे मिलाना है। तो कपिलधारा प्रपात किस नदी पे है? तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये तो आपका सही नहीं है, जोग प्रताप शरावती नदी पे है, बिल्कुल सही है। और शिव समुद्रम प्रपात ये कावेरी नदी पे है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 और 3 सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोग प्रपात शरावती नदी पे, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो वो है आपका अजंता। अजंता जो है, अजंता पर्वत श्रेणी वो केवल एक ही राज्य में फैली हुई। और कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्र है वो विभाजित पाया जाता है कहाँ पे? तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है पुडुचेरी क्षेत्र का। अगला प्रश्न 50 नंबर, मंडी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मंडी परियोजना जो है ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। 51 नंबर देखिए, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर जो कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार।
धुआंधारा जो है ये भेड़ाघाट जलप्रपात धुआंधारा भेड़ाघाट पर स्थित है। अगला है भारतीय चाय बोर्ड किस राज्य में स्थित है? तो भारतीय चाय बोर्ड जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। भारतीय चाय बोर्ड जो है ये आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। विश्व में कौन सा जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो दालों का उत्पादक एवं उपभोक्ता देश जो है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत जो है ये सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है दाल का पूरे विश्व में। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है उसे देखना है। तो सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से सही है, परामनी क्रांति भिंडी आंदोलन, बादामी क्रांति बादाम उत्पादन। तो इसमें से करेक्ट आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो बादामी क्रांति है बादाम उत्पादन ये संबंधित नहीं है। भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपसे सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो भारत के कौन से क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गंगा का डेल्टा। गंगा के डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। फोन आल्प्स पर्वत सही है, बोरा पोलैंड ये भी सही है, मिस्ट्रल राइन घाटी ये आपका सुमेलित नहीं है, खमसिन मिस्र ये भी सही है। तो मिस्ट्रल राइन घाटी ये आपका सुमेलित युग्म नहीं है। बाकी फोन जो है वो आल्प्स पर्वत है, सही है, बोरा का पोलैंड है और खमसिन का मिस्र है। 58 देखिए, टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो प्रायः उठते हैं। तो टार्नेडो जो है ये प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ पे उठते हैं? तो ये आपका जो आता है वो कैरेबियन सागर में। कहाँ पे? कैरेबियन सागर में टार्नेडो जो है वो कटिबंधीय चक्रवात आता है। प्रश्न नंबर 59। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम। तो ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का जब अनुभव होता है कब? तो जब मौसम जो है वो क्या हो जाता है? मौसम जो है वो उमस वाला होता है तब। ठीक है, सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें से सुमेलित एक तरफ आपको राज्य और एक देश और उसकी राजधानी दिया हुआ है, इसे आपको मिलाना है। तो मोरक्को की राजधानी रबात सही है, ट्यूनेशिया का ट्यूनिस सही है, लीबिया नाम्बिया ये आपका सुमेलित नहीं है, वियतनाम का हनोई सभी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लीबिया नाम्बिया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। असवान बांध स्थित है। तो असवान बांध कहाँ स्थित है? तो असवान बांध जो है ये नील नदी पर स्थित है। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, दूसरा तरफ हेडक्वार्टर दिया हुआ है और इसे देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गेट का अच्छा गेट का नया नाम क्या है ये आप लोग बताएंगे। ये तो पुराना नाम है, GATT तो पुराना नाम है इसका गेट का, लेकिन नया नाम इसका क्या आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मनीला करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं, कॉमनवेल्थ का जिनेवा है, यूनिसेफ का ब्रुसेल्स है, यूरोपीय संसद का लग्जमबर्ग। तो आपको सुमेलित जो है वो पूछा जा रहा है कि सही है, इनमें से कौन सुमेलित है? तो यूरोपीय संसद का लग्जमबर्ग ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सुमेलित है। यूरोपीय संसद का सही आंसर क्या होगा? लग्जमबर्ग ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला देखिएगा, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस जो मनाया जाता है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 मई को। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश का नाम है, दूसरी तरफ उसके संसद का नाम है, तो इसे देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा इजराइल तो नेशेट सही है, जापान का डाइट सही है, स्विट्जरलैंड का ग्रेट नेशनल असेंबली ये आपका सुमेलित नहीं है, USA का कांग्रेस ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 65 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष थे।
66 देखिए, 66 में कह रहा है कथन ए में कि भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, और ऑप्शन बी में है आपका कि भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा। इस दोनों स्टेटमेंट में क्या सही है? तो इस दोनों स्टेटमेंट में जो आपका सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों ए और बी दोनों सत्य हैं, और बी जो है ना, बी वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। भारतीय राजनीति में जातिवाद तो बढ़ रहा है क्योंकि भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, अगला देखिए 67 नंबर, कौन सम्मिलित नहीं है? गिरफ्तारी एवं विरोध के विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल 28, ये आपका सही नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। बाकी आपका सम्मिलित नहीं है, ये आप देख ही लिए होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसे 2 सप्ताह के पूर्व सूचना देना होता है। ठीक है, 2 सप्ताह से पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है, तब उस पर महाभियोग चलाया जाता है। 69 है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र के बारे में अगर हम विचार करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक तो इसमें दिया है कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, जो बिल्कुल सही दिया है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। और तीसरा है आपका, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3, ये सभी सही है आपका। अगला प्रश्न 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन करता है उसके लिए कौन अधिकृत होगा? संसद होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होंगे, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष होंगे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 71 नंबर देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, यूनाइटेड इंडिया पैट्रिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, लैंड होल्डर सोसाइटी विलियम एडमसन, ये आपका सम्मिलित नहीं है। लैंड होल्डर सोसाइटी विलियम एडम्स की नहीं है। ठीक है, बाकी आपका सभी सम्मिलित है। इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी का है, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस का, और यूनाइटेड इंडिया पैट्रिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान की है। 72 नंबर देखिए, पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है ये किस चीज़ को सुनिश्चित करना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तो विकास में जनभागीदारी, और दूसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 73 नंबर प्रश्न देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है ये निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। किससे? दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न 74 नंबर, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो भारत में संविधान की जो मूल संरचना है उसके सिद्धांत न्यायिक व्याख्या है। क्या है? न्यायिक व्याख्या। अगला प्रश्न आपका जीके जीएस में 75 नंबर, और 75 एंड लास्ट प्रश्न होगा आपका जीके जीएस का। उसके बाद मैथ और रीजनिंग होगा, इसका हम आंसर बता देंगे, आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके हम आप इसका एक्सप्लेनेशन दिखा के दे देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, और यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके द्वारा निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तो संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं उसमें, फिर दूसरा राज्यसभा की विधानसभा भाग लेते हैं, और तीसरा आपका NCT दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के लोग भी भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और हाल ही में यानी कि कल ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, ये आप लोग देखे ही होंगे, पता भी होगा। चलिए अगला देखते हैं आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका कि जब एक बर्तन में P लीटर तेल डाला जाता है तब भी बर्तन के प्रतिशत खाली रहता है? बर्तन में कितना तेल और डाला जाए कि बर्तन पूरा भर जाए और बेतन की क्षमता भी ज्ञात करें? तो इस प्रश्न का आंसर आपका दिखते हैं कितना हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, P के बटा 100 माइनस के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 77 देखिए, 10 मोमबत्ती को बेचने पर होने वाला लाभ 3 बल्ब के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि
10 बल्बों को बेचने पर होने वाली हानि 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के बराबर है और एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य एक बल्ब के क्रय मूल्य का आधा है। तो एक मोमबत्ती और एक बल्ब के विक्रय मूल्य का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3:2। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 18.2/11% की छूट देता है। वह केवल प्रतिबंधित सामान बेचता है जिस पर कुल क्रय मूल्य 12.5% वह रिश्वत के रूप में देता है। यदि 3584 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु पर वह 37.5% का लाभ कमाना चाहता है तो ज्ञात कीजिए उसे कितना अंकित मूल्य रखना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RS 6776, यानी कि 6776 रुपया का देना पड़ेगा। अगला है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 2695 रुपया में बेचा। उसने पहले वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। ज्ञात कीजिए उसे दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में न तो कोई लाभ और न कोई हानि हो तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13.63% का। अगला देखिए, और 80 नंबर जो प्रश्न है इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा ये भी देख लीजिए, और 81 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 330। अगला है 82 नंबर, और इस प्रश्न क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कोई धन है जो 2400 रुपया में 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की एक विशेष दर पर 2646 रुपया हो जाता है, तो ब्याज का प्रतिशत दर कितनी होगी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अगला ऑप्शन नंबर बी, 5%। 83 नंबर देखिए, 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में दुगुने हो जाते हैं, 20 वर्ष बाद उनका मिश्र धन क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,92,000। अगला देखिए 84 नंबर, 24,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग 10% की दर से 5 साल के लिए, दूसरा भाग 4% की दर से 5 साल के लिए और तीसरा भाग 5% की दर से 20 साल के लिए दिया जाता है। तो तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है, तीनों भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RS 8,000, 10,000 और 6,000। अगला प्रश्न है आपका कि A+B रेशियो B+C। देखिए इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर डी, 18 निकल के आएगा। और 86 नंबर प्रश्न है और इसका भी आंसर आपको हम बता देते हैं, इसका भी वैल्यू ही फाइंड करना है, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 87 देखिए, 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे। उनकी आयु का औसत 33 वर्ष था। 4 साल बाद वह 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हुआ। बाद के और 3 साल बाद 72 वर्ष का एक सदस्य मर गया और एक लड़की पैदा हुई। अब परिवार की वर्तमान औसत आयु कितने साल की है? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26। अगला है कि यदि 6 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें आपको x, y और z का वैल्यू आपको पुट करना है, अगर इतना से विभाज्य हो तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी, 4 निकल के आएगा। 89 नंबर है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष की दर 16.2/3% हो और दूसरे वर्ष का 14.2/7 हो तथा तीसरे वर्ष का दर 11.1/9 हो, तो 3 वर्ष के बाद मिश्र धन 4,000 हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,300 रुपया। 90 नंबर प्रश्न देखिए, 3 बट्टे के समतुल स्किल बट्टा बताइए जिसमें 33.1/3%, 12.1/2% और 14.2/7% हो। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा, 50%। 51 नंबर है कि 3 संख्या आपस में सहअभाज्य है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 475 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1075, तो तीनों संख्या का योग क्या होगा? तो तीनों संख्या का जो योग हो जाएगा वो क्या होगा? तो तीनों संख्या का योग 87 हो जाएगा। 92 नंबर देखिए कि 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्ति ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपया खर्च किए। 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 20 रुपया अधिक खर्च किया, तो उन सभी के खर्च
किया गया कुल खर्चा कितना था? तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 292.5। 93 नंबर है कि एक पाइप ए किसी टैंक को 25 मिनट में तथा दूसरा पाइप बी 45 मिनट में भरता है। पाइप सी 10 मिनट में खाली करता है और पहले दोनों पाइप 5 मिनट खोलने के बाद पाइप सी भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 8.4/17। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ जाते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56.2/3। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए के आधे समय में कर सकता है। वो दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग पूरा कर सकते हैं। 96 देखिए कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में करते हैं। ए अकेला काम शुरू करता है, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा 15 दिन। 57 नंबर है एक धनराशि का 1/3 भाग 3%। एक धनराशि का 1/3 भाग जो है वो 3%, 1/6 भाग 6% और शेष 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। तो इस प्रश्न का तो यदि कुल वार्षिक आय 300 रुपया हो तो प्रारंभिक धनराशि कितनी होगी? तो प्रारंभिक धनराशि आपको निकालना है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा RS 5000। 98 देखिए यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। 99 वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी 242। 100 नंबर प्रश्न है कि दो संख्या का मौसा गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है। इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब 101 रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ से आपका 50 प्रश्न आपका रीजनिंग को देखने को मिलेगा, तो इसका हम आंसर कर देते हैं। रीजनिंग तो आप लोग बना ही लीजिएगा, इसका डी हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे क्रम वाइज व्यवस्थित करना है 102 में, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 103 का क्या हो जाएगा देख लीजिए, वेन आरेख वाला प्रश्न है। आपको क्या इसमें चयनित करना है, संबंध बताना है, औरत, बहन और माताएं। देखिए कोई औरत है जो बहन भी हो सकती है, वो माता भी हो सकती है, तो इस तीनों का संबंध कैसे दर्शाइएगा? तो इस तीनों का जो संबंध हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में 4 बिंदु दर्शाने फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? तो चलिए देखते हैं कितने बिंदु हैं। देखिए यही फलक है आपका, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। 105 नंबर प्रश्न है, और आपका ये किससे प्रश्न है देख लीजिए, ये फलक वाला प्रश्न है। इसे भी आप लोग इस विपरीत होता है, ये आप लोगों को पता होगा इसका ट्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 105 का डी 5। ये पैटर्न वाला प्रश्न है और इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 106 नंबर, इसका आंसर ए हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा 107 का डी 29। अब कह रहा है आपका कि ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो सबसे छोटा व्यक्ति आपको देखना है, तो सबसे छोटा व्यक्ति इसमें सी हो जाएगा। 4 खिलाड़ी पी, क्यू, आर और एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू जो है वो पी के पूरब में है, आर पी के दक्षिण में है और एस जो है पी के उत्तर में है, और एस जो है क्यू को किस दिशा में खड़ा है? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। लोक की एक पंक्ति में मनु नीचे की छोर से 7वां है, श्रेय मनु से 10वां स्थान ऊपर है। यदि श्रेय ऊपर की छोर से 8वां हुआ तो उस पंक्ति के कितने लोग हैं? तो उस पंक्ति में टोटल कितने लोग होंगे, इसका आपको आंसर देखना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें।
यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती है। तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करता या फिर करते हैं। तो देखिए, पहला आपका है कि कुछ कारें रॉकेट हैं, कुछ रॉकेट इंजन हैं, कुछ इंजन रॉकेट हैं और कुछ इंजन कारें हैं। तो इसमें जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकल के आपका निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। 12 वाला भी प्रश्न आपका स्टेटमेंट वाला है, इसे पढ़ के आप लोग बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 113 में भी स्टेटमेंट ही है और इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 लागू होगा। 14 नंबर देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनमें आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है। यदि कोई हो कथन तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो 114 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष 1 सही है। 15 का क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट वाली प्रश्न है और इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ए। अब 16 में कूट से संबंधित प्रश्न है आपको, तो ये आपको देखना है। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, 118 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा और 120 का देखिए 120 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेबला। और 121 में देखिए कि विशिष्ट कोड भाषा में हु आर यू को 432 लिखा जाता है, दे इज यू 485 लिखा जाता है, दे आर डेंजरस को 295 लिखा जाता है। तो डेंजरस का किस प्रकार कूट लिखेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो। अब आपका यहाँ पे भरना है, तो इसका देखते हैं कि खाली स्थान पे क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27। 24 नंबर देखिए कि इसमें दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने HIG हैं जिनके मध्य में I और इन दोनों को आसन अक्षर HG है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न 125 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 126 का हो जाएगा डी और 127 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 128 का डी हो जाएगा। 129 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 131 का देखिए बी हो जाएगा। 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए 132 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, गुरुवार। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन पहले देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करेंगे। 33 का इसका हो जाएगा 6:32.8/11। ठीक है। अगला प्रश्न 34 नंबर है कि ABCD कैरम का खेल खेल रहे हैं। AC BD का पार्टनर है, मतलब AC का है, BD का पार्टनर है, तो CD के दाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो A का मुख किसी दिशा में होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। तो विषम संख्या जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है, तो उस असमान अक्षर का समूह का आपको चयन करना है। इसका आंसर KN हो जाएगा। A + B का मतलब A बहन है B की, A - B का मतलब A बेटा है B का, A × B का मतलब A पति है B का, उसके बाद A भाग B का मतलब A माता है B का, तो P जोड़ Q भाग C - D - L × J हो तो J और Q का क्या संबंध होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सास का। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 138 नंबर, और 138 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दामाद। 139 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं फिर। 139 का क्या सी हो जाएगा
और 140 नंबर प्रश्न है थर्मामीटर तापमान, लैक्टोमीटर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दूध। कोड वाला ये प्रश्न है, आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। साइन चेंज करना है इसमें और फिर इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 14। 142 का डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका चित्र वाला आ गया प्रश्न, जो ये इसका तो कोई ट्रिक नहीं है, इसे आपको पहचानना ही पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान देके। इसका डी हो जाएगा आंसर। 144 का क्या हो जाएगा? 144 का ए हो जाएगा। 145 का सी हो जाएगा। 146 देखिए, और 146 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। 147 का क्या हो जाएगा? 147 का ए हो जाएगा। 148 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27। इसमें कितने त्रिभुज है आपको काउंट करना है, बी हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न है और 149 का बी हो जाएगा आपका 60। और दी गई आकृति यानी लास्ट प्रश्न है, ये आपको सॉल्व करना है और इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 150 का ए, 37 नंबर ए हो जाएगा। तो ये आपका 150 प्रश्न था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कल मिलेंगे हम आपके साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कितना आपने सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।